गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके पहले हमने पैरेलल कैपेसिटर्स और सीरीज़ कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला था। ठीक है, यदि हम सीरीज़ में कनेक्ट करते कैपेसिटर तो कितना उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, और यदि पैरेलल में कनेक्ट करते तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। ठीक है, इसके बाद है टर्म, इसके बाद एक और टर्म है डिस्प्लेसमेंट करंट, जो अभी डिलीट कर दिया है आपके सिलेबस से। ठीक है, तो वो छोड़ रही हूँ मैं। और इसके बाद है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लास्टिक कैपेसिटर विदाउट अ डाइलेक्ट्रिक, नहीं, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। मतलब क्या बोल सकते हैं हम, ये जो हम कैपेसिटर बनाते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे होता है, टेढ़ी बन रही है लाइन, है ना, मैं स्केल लेकर आ रही हूँ। ये जो हम कैपेसिटेंस बनाते हैं, ठीक है, इसमें दो पैरेलल प्लेट होती है, ये P1 और ये P2। ठीक, हमने ये कंसीडर किया था। फिर हम यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज देते हैं, मतलब बैटरी लगाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, जो भी। इसके कारण यहाँ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होता है। एरिया दोनों का सेम होगा, ये प्लेट का एरिया भी A और इस प्लेट का एरिया भी A होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब ऐसा है कैपेसिटर और बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक कुछ नहीं लगाया है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कुछ यूज नहीं किया है, डायरेक्ट ये P1 प्लेट है और डायरेक्ट P2 प्लेट है, और इनके बीच का डिस्टेंस D है, तो कैपेसिटेंस कितना होगा हमें ये निकालना है। तो देखो, हमेशा अपने को कैसे लेके चलना है ये ध्यान रखना। कुछ डेरिवेशन में हम उल्टा सोच के चलते, कैसे, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V। तो देखो, यहाँ पर जो चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है वो कंसीडर कर लेते हैं हम, ये प्लस Q चार्ज है और P2 पर ये माइनस Q चार्ज है। ठीक है, तो Q तो हमको पता है कि Q है। ठीक है, हमको अब यहाँ क्या फाइंड करना है कि यहाँ अंदर कितना पोटेंशियल होगा। दे रहे जो तो अलग है, लेकिन इसके कारण यहाँ पे भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो एक्चुअली यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा वो निकालेंगे। और ये निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा पहले E, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? क्योंकि V इज इक्वल टू हमें पता है ED होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि E इज इक्वल टू क्या निकाले थे हमने, dV बाय dx, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाले थे। ठीक है, dV मतलब चेंज इन पोटेंशियल, तो हम लिख सकते हैं इसको V, और dx क्या था, डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस ये D है, तो इसलिए V इज इक्वल टू ED। तो हमको क्या निकालना है, पहले यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, फिर उसके बाद V निकल जाएगा, फिर उसके बाद C निकल जाएगा, क्योंकि हमको लास्टली निकालना क्या है, C। ठीक है, तो ये ऐसा उल्टा सोच के चलते हैं। पहले हमको निकालना पड़ेगा E, फिर निकलेगा V, उसके बाद निकलेगा C। ठीक है, तो चलो E के लिए हम पहले समझते हैं। तो यहाँ पर ये चार्ज Q है, तो हम ये ले लेते हैं कि यहाँ पर चार्ज Q, एरिया A है दोनों का, तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा और इस पर चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा। माइनस चार्ज है तो सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन ए आ जाएगा, माइनस Q अपॉन ए आएगा, इसलिए माइनस सिग्मा, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस सिग्मा।
ठीक है, ये लेके चलते हैं। अब उसके बाद ये समझते हैं कि देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस चार्ज के कारण किस डायरेक्शन में होगा, कंसीडर कर लो E1 कंसीडर कर लो। ठीक है, किसके कारण, प्लस चार्ज के कारण। कितना चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो वो E1 कंसीडर करते हैं। तो E1 जो हो रहा है उसका डायरेक्शन किस साइड रहेगा, ये डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, मतलब क्या कि यहाँ कोई चार्ज है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड E के कारण हमको लगेगा इस डायरेक्शन, और कोई चार्ज है उसको ये माइनस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा। ठीक है ना, तो वो कितना होगा, वो भी होगा E1, उसको E2 ले लेते हैं, चलो E2 ले लेते हैं, पर उसका डायरेक्शन किधर होगा, क्योंकि हमेशा E का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होता है, प्लस टू माइनस। भले इसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन उसका भी जो डायरेक्शन रहेगा वो इधर रहेगा E2, और इसका भी इधर रहेगा E1। आई बात समझ में। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा E1 प्लस E2। अब E1 किसके कारण है, ये चार्ज के कारण। ठीक है, तो कितना आ जाएगा इसका, E1 Q अपॉन E हमने इसके पहले निकाला है ना, तो E क्या आता है अपना, E कितना हो जाता है, Q अपॉन A, या सिग्मा डायरेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। तो ये होता है, हमने निकाला था इसके पहले डाइलेक्ट्रिक में जब हमने पढ़ा था, तो बिना डाइलेक्ट्रिक के कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। वहाँ पे अपने को कैपेसिटी नहीं थी ना, कैपेसिटेंस नहीं था, पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला आया था ना, प्लेट के लिए निकाला था हमने। ठीक है, प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो फाइंड की थी वो वाले चैप्टर में अपने को जाना पड़ेगा, जो गॉस थ्योरम का थर्ड वाला एप्लीकेशन था उसमें। तो उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। तो E1 कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, और E2 भी कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 2 सिग्मा 2 एप्सिलॉन 0। क्यों, ये भले ही माइनस है पर हमको क्या लेना है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड तो सेम होता है ना, इसलिए यहाँ पर ये प्लस ही लेना है इस चार्ज के कारण E2। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गए, क्या मिल जाएगा हमको, सिग्मा एप्सिलॉन 0, मतलब E की वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा एप्सिलॉन 0। अब सिग्मा पुट कर दो Q अपॉन A, तो चाहे पहले यहीं पे पुट कर सकते थे या बाद में भी रख सकते। तो कितना आ गया, E की वैल्यू ये आ गई। अब V इज इक्वल टू कितना होता है, या तो E इज इक्वल टू लिख लो V अपॉन डी, यहाँ पे लिख लेना क्यों, क्योंकि E इज इक्वल टू dV बाई dx, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं इसको। मैंने ये चीज़ समझाई हूँ आपको जब रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस आया था, तब ये वाला रिलेशन हमने समझे है। तो V बाई डी, तो V इज इक्वल टू E इंटू डी। ठीक है, D हमने यहाँ डिस्टेंस लिया है, E हमारा कितना आया था, Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 इंटू डी। ठीक है, अब हमको निकालना है कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस क्या होता है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। Q यहाँ पुट किया, ये वैल्यू पुट किया यहाँ पे, तो Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 इंटू डी। Q से Q कैंसिल, A एप्सिलॉन 0 ऊपर जाएगा अपॉन V। तो कितना आ गया हमारा रिजल्ट कितना आ गया, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 D, ये रिजल्ट हो गया। ठीक है, विदाउट डाइलेक्ट्रिक इतना कैपेसिटेंस होगा।
ठीक है, अब हम निकालते हैं विथ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो इसमें बहुत सिंपल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अंदर हमको जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो बहुत इजी तरीके से निकल जाती है। पॉजिटिव चार्ज के कारण भी प्लस होगा, नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम आएगा। क्यों? क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस टू माइनस होती है, भले ही माइनस के कारण प्रोड्यूस हो रही है, पर डायरेक्शन उसका कैसे रहेगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव ही रहेगा। आ रही है बात समझ में? तो इसीलिए ये जो है दोनों ऐड होंगे। अब ऐड होंगे तो E1 के कारण चार्ज हमारा Q प्लस Q है या सिग्मा है, तो सिग्मा अपॉन ए एप्सिलॉन 0 टू एप्सिलॉन 0 ये होता है इंटेंसिटी प्लेट के कारण। उसके सरफेस पे यदि चार्ज इस तरह से हो तो उस समय उसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ये होती। गॉस थ्योरम का थर्ड वाला जो एप्लीकेशन था उसमें हमने ये चीज़ किया है। ठीक है, अब E2 माइनस चार्ज के कारण है तो ऐसा लगता है हमको कि माइनस आना चाहिए, बट हमको यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना होता है, तो मैग्नीट्यूड दोनों के ऐड होंगे टोटल चार्ज यदि हम निकालते हैं तो, इसलिए यहाँ पर ऐड हुआ है। ये ध्यान रखना क्योंकि यही चीज़ यहाँ कंफ्यूज करती है कि प्लस क्यों हुआ है ना। तो ये हो गया आपका विदाउट डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कितना होगा। अब हम इसी में विथ डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस बताएंगे कितना होगा। वो थोड़ा सा ऐसा ही है, वही पहले E फाइंड करेंगे, फिर B फाइंड करेंगे, फिर C फाइंड करेंगे, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूज़न, उसमें कन्फ्यूज़न नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पुट कर रहे हैं, उसकी थिकनेस लेके चलनी है और साथ में उसमें जो पोलराइजेशन होगा तो उसमें जो चार्ज प्रोड्यूस होंगे तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी निकाल, इसलिए थोड़ा सा डेरिवेशन लंबा जाता है। ठीक है, ये हम 2 प्लेट ले रहे हैं और हम यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक ले रहे हैं। ये डाइलेक्ट्रिक लिया। ठीक है, इसकी जो थिकनेस है वो ले लेते हैं हम T। ठीक है, फिर अब यहाँ इसकी थिकनेस ले लेते हैं T यहाँ पे, और ये जो पूरी थिकनेस है ये ले लेते हैं D। ये जो पूरी डिस्टेंस है, 2 प्लेट के बीच की डिस्टेंस D है, उसके बीच में हमने जो स्लैब रखा है, स्लैब डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो रखा है रेक्टेंगुलर, वो उसकी जो ये वाली लेंथ है वो ले लेते हैं T। ये तो एरिया ही रहेगा है ना, लेंथ कुछ भी रहेगी लेकिन लेंथ से अपने को लेना देना नहीं, मोटाई से लेना देना, थिकनेस से लेना देना, इसलिए वो T लिया। अब यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस किया बैटरी से या जो भी हमने लगाया। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा। ठीक है, लेकिन बीच में डाइलेक्ट्रिक आ गया है तो डाइलेक्ट्रिक में पोलराइजेशन होता है तो इसमें भी चार्ज प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, इसमें भी जो चार्ज प्रोड्यूस होते हैं तो ये चार्ज कैसे प्रोड्यूस होंगे? ये चार्ज ये प्लस के कारण यहाँ माइनस, हमने बताया था ना कि किस तरह से पोलराइजेशन होता है, कैसे चार्जेस मतलब यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। वो जो डायपोल होता है वो भले ही ऐसे डायपोल क्रिएट होते हैं लेकिन जो चार्ज है वो कैसे अरेंज होता है? प्लस के साइड माइनस रहेगा और माइनस के साइड प्लस रहेगा। इसलिए हम इसको कैसे लिखेंगे कि इसमें कैसा पोलराइजेशन हो जाएगा? इधर माइनस और इधर प्लस। इधर प्लस चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ये पोलराइजेशन हुआ। तो हमने यहाँ पे लिया ये चार्ज Q, यहाँ पे लिया ये माइनस Q चार्ज, यहाँ पे जो चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू पोलराइजेशन तो QP ले लो और प्लस QP
और यहाँ पे माइनस QP, और यहाँ जो चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है वो प्लस QP ड्यू टू पोलराइजेशन, इसलिए P ले लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम ले लेते हैं EP। ठीक है, अब देखो यहाँ जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड है टोटल E0 ले लेते हैं, अंदर जो रहता है, तो E0 का डायरेक्शन रहेगा ये। ठीक है, अब EP का डायरेक्शन मैंने इस साइड क्यों लिया, वही यहाँ E0 मतलब ये पूरे पोर्शन में E0 है। अब ये बीच में जो डाइलेक्ट्रिक आ गया, वो डाइलेक्ट्रिक में कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा EP जो हमने कंसीडर कर लिया, पर उसका डायरेक्शन क्या होगा, प्लस इधर हो रहा है प्रोड्यूस, माइनस इधर, तो इसके प्लस चार्ज के इस डायरेक्शन में। मैंने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा +2 माइनस रहता है डायरेक्शन उसका, तो यहाँ देखो ये प्लस प्रोड्यूस हुआ है और ये माइनस है, तो इसका डायरेक्शन अब ऐसे रहेगा और E0 ऐसे रहेगा। तो इनसाइड जो अंदर है, ठीक है, तो अंदर एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, एक्चुअली अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, E इज इक्वल टू E0 माइनस EP। ठीक है, ये पूरे में E0 था, लेकिन ये जो बीच में EP प्रोड्यूस हो गया, पर वो भी प्रोड्यूस हुआ तो कैसे प्रोड्यूस हुआ, वो भी वापस दूसरे डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पूरे E0 में से EP माइनस करेंगे तो इतना जो है वो इसके अंदर इतना जो E है वो डाइलेक्ट्रिक के अंदर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आई बात समझ में, ये पूरे पोर्शन में, जैसे ये पोर्शन और ये पोर्शन, इसको छोड़ करके ये जो पोर्शन है ना, इतना और इतना, इसमें तो E0 रहेगा, है ना, पर इसमें कितना होगा, ये E0 भी पूरा जाता है इधर और EP भी वापस उल्टे डायरेक्शन में, क्योंकि पोलराइजेशन के कारण उसमें भी चार्ज प्रोड्यूस हो गया। अब चार्ज प्रोड्यूस हुआ तो उसके कारण उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड आया। यदि ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होता तो ऐड हो जाता, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसलिए इसमें से ये पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड में से ये माइनस करेंगे, उतना इसके अंदर रहेगा, तो कितना रहेगा, E इज इक्वल टू E0 माइनस EP। समझ में आया, बस ये चीज इसमें इम्पोर्टेंट है, समझने लायक, बाकी तो सब अपन कर लेंगे फिर बाकी करना बहुत ईजी है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर अब हम निकालते सिर्फ EP। ठीक है, तो EP निकाले तो क्या हमने लिया था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा सिग्मा, लेकिन कौन सा, P के कारण, तो सिग्मा P अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 EP। ठीक है, अब इसमें यदि हमने QP पुट किया तो QP अपॉन A और ये 2 एप्सिलॉन 0 ये आ गया। नहीं, ये सिर्फ इतना ही होगा ना, डाइलेक्ट्रिक में इतना होता है, तो ये QP A एप्सिलॉन 0 ये किस में है, ये डाइलेक्ट्रिक के कारण। ठीक है, ये आ गया इतना। अब हमें एक ये वाला रिलेशन पता है, डाइलेक्ट्रिक जब पढ़ा था तो ये रिलेशन आया था, E0 माइनस EP, E0 अपॉन E0 माइनस EP इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, ये रिलेशन पिछले हमने डेरिवेशन से लिया है। तो यहाँ से E0 यहाँ पे ले जाओ, तो E0 माइनस EP यहाँ ले गए तो K नीचे आ जाएगा, मतलब E0 बाई K, ये रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो अब इसको हमने क्या बोला है, E, तो E इज इक्वल टू क्या हो गया, E0 अपॉन K। ये कहाँ आ गया, इतने पोर्शन का, ये हमारा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आई।
ठीक है। अब E0 इज इक्वल टू क्या होता है, E0 मतलब ये वाले के कारण, तो मतलब Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 K, क्योंकि Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 तो E होता ही है, तो वहाँ पर हमने सिग्मा की जगह Q अपॉन A लिख दिया, तो इतना E की वैल्यू आ गई। ठीक है, E की वैल्यू ये आ गई। अब ये E की वैल्यू आ गई यहाँ पर। अब हम निकालेंगे पोटेंशियल। ठीक है, क्या फाइंड करना है हमको, पोटेंशियल, एक्चुअल पोटेंशियल जो अंदर वो कितना होगा। तो क्या होगा, E0 D माइनस टी। क्यों, क्योंकि V इज इक्वल टू ED होता है। वही चीजें हैं सब, बस थोड़ा सा यहाँ फर्क आ रहा है क्योंकि डाइलेक्ट्रिक पुट किया। अब ये D माइनस टी मतलब क्या, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, मतलब ये पूरे D में से ये T माइनस कर दिया, तो उसके अलावा जो पोर्शन बचता है वो हो गया D माइनस टी। तो D माइनस टी पूरे में जो पोटेंशियल होगा वो इतना होगा, प्लस हमने इधर का ले लिया, पर अब ये डाइलेक्ट्रिक का भी लेना पड़ेगा ना, तो डाइलेक्ट्रिक का क्या हो जाएगा, ई टी, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है मतलब लेंथ है वो टी है, और इसके अंदर जो हमने निकाला है इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितनी निकली है, इतनी, ई इज इक्वल टू, तो ये इतना आ गया। अब ये टोटल का पोटेंशियल इतना आ गया, क्योंकि ये पोर्शन का भी निकाल लिया हमने और ये वाला पोर्शन का भी निकाल लिया, तो हमारा टोटल इतना आ गया पोटेंशियल। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। E0 कितना था हमारा, E0 हम लिख लेते हैं, ये पूरे पोर्शन के कारण है ना, तो Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 K, वही रहेगा D माइनस टी प्लस EB Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 K, और ये T, यही रहेगा। अच्छा, यहाँ पे जो E है, एक मिनट, यहाँ हम ये वैल्यू नहीं पुट करते, यहाँ पर हमने ये वैल्यू नहीं पुट किया, क्या पुट करेंगे, यहाँ से, ये देखो यहाँ E0 रहने दो, और E देखो यहाँ पर क्या है, E0 बाई K, ये है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से E0 कॉमन निकाले, तो क्या बच जाता है अंदर, D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। इस फॉर्म में इक्वेशन है एक्चुअली बुक में, तो हम इस फॉर्म में रहने देते हैं V। अब E0 की वैल्यू पुट किया है, अब इसको मुझे मिटाना ही पड़ेगा, है ना, तभी आगे समझा पाऊंगी, डेरिवेशन थोड़ा लंबा है। तो V इज इक्वल टू E0 की वैल्यू आपकी आ जाएगी Q अपॉन A एप्सिलॉन 0, ये हो गई E0 की वैल्यू, इसके पहले अपन ने निकाला था, और ये आ जाएगा D माइनस टी प्लस टी अपॉन K, ये हो गया V का वैल्यू। ठीक है, अब हमको निकालना है कैपेसिटेंस, तो C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V, तो C इज इक्वल टू Q और V की वैल्यू पुट कर दो, Q अपॉन A एप्सिलॉन 0। अब तो बाद में वैसा ही है जैसे इसके पहले किया है, बस हमको ये जो फाइंड करना है ना, ये इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। तो ये हो जाएगा D माइनस टी प्लस टी अपॉन Q, Q से Q कैंसिल, तो C इज इक्वल टू, ये तो ऊपर चला जाएगा A एप्सिलॉन 0, और ये हो जाएगा D माइनस टी प्लस टी अपॉन Q। ये हमारा कैपेसिटेंस है। रिजल्टेंट जो हमारा इक्वेशन है वो ये है, तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है। यहाँ क्या है नीचे, D माइनस टी प्लस टी बाई के। A एप्सिलॉन 0 तो हर कैपेसिटेंस में आता है,
यहाँ बस याद रखना है d माइनस टी प्लस टी बाय के। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट है कैपेसिटेंस का। हाँ, ये है कैपेसिटेंस। ठीक है, तो ये हम यहाँ लिख लेते हैं ऊपर, क्योंकि हमको अभी केसेस देखना है और इसके 3-4 केस है। ठीक है, तो C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन 0 d माइनस टी प्लस टी बाय के। ठीक है, चलो अब ये हम लेते हैं केस 1। फर्स्ट केस क्या है, इफ T इज इक्वल टू डी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डाइलेक्ट्रिक लगाया, ये जो T विड्थ का लगाया है, ये पूरा हम इतना बड़ा लगाते हैं। मतलब ये जो डाइलेक्ट्रिक है वो पूरा कितना लगाएंगे, यहाँ से चिपका के लगाएंगे पूरा इतना बड़ा, पूरा ये डाइलेक्ट्रिक लगाएंगे यहाँ से पूरा यहाँ तक, पूरा डाइलेक्ट्रिक लगाएंगे। तब D की वैल्यू और T की वैल्यू कैसे हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, तब ये रिलेशन क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन 0, D की जगह T पुट करो, माइनस टी प्लस टी बाय के, या इसको D पुट कर देते हैं सबको, D और ये D है ना। तो क्या हो जाएगा, ये D से तो ये D कैंसिल हो जाएगा, D बाय के बच गया, के ऊपर चला जाएगा, तो A एप्सिलॉन 0 के अपॉन D। ये कैपेसिटेंस हो जाएगा उस समय जब D और T सेम है। ठीक है, अब केस 2, ये कभी कभी आपको न्यूमेरिकल में ज़रूरत पड़ेगी और ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है ऐसा। अब ये बोल रहा है कि जो ये जगह है यहाँ पर, ये बहुत बड़ा यदि कैपेसिटर है, यहाँ से यहाँ तक ये कैपेसिटर है, और ऐसे n T1 T2 T3 ऐसे विड्थ के n डाइलेक्ट्रिक लगे हुए हैं, कैपेसिटेंस के बीच में n डाइलेक्ट्रिक है। ठीक है, कैसे है, n डाइलेक्ट्रिक मतलब यहाँ पर एक ये K1 मतलब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, उसका एक डाइलेक्ट्रिक है, दूसरा K2 का दूसरा डाइलेक्ट्रिक है। ऐसे बिल्कुल लाइन से लगे हुए, मतलब ये जुड़े हुए हैं ऐसे, K2 K3 ऐसा ऐसा Kn, पूरा ये 2 प्लेट है, 2 प्लेट के बीच में इतने सारे डाइलेक्ट्रिक लगे हुए हैं। तब क्या होगा रिजल्ट, ठीक है, तब क्या होगा, ये सब इनकी जो लेंथ है वो T1 T2 और ये पूरी यहाँ से यहाँ तक रहेगी, तो D नहीं है, T1 T2 ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये T ले लो, D की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, मतलब D इज इक्वल टू T, तो D तो है ही नहीं, डिस्टेंस पूरा T ने कवर कर लिया है, T1 T2 T3। तो यहाँ पर क्या ले लेते हैं, अब हम यहाँ पे आ जाएगा T। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन 0, ये कांस्टेंट रहेगा, ये D की जगह क्या आ जाएगा, T आ जाएगा, तो ए एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट रहेगा, इसकी जगह आ जाएगा K बाय T, या हम K को नीचे ले लेते हैं या ये वाली चीज़ ले लेते हैं। ठीक है ना, तो T1 K1 प्लस T1 T2 K2 ऐसे अलग अलग यदि निकाले और फिर सबको ऐड किया तो यही आएगा, प्लस T3 K3 ऐसे से प्लस Tn Kn। ठीक है, और या तो इसको ऊपर ले लो, ऊपर नहीं भी लिया तो इसको ऐसे ही रहने दो ना, तो तब कैपेसिटेंस इस तरह से हो जाएगा, जब n नंबर ऑफ n डाइलेक्ट्रिक्स है किसी कैपेसिटेंस के बीच में, कैपेसिटर के बीच में, मतलब 2 प्लेट के बीच में हमने n डाइलेक्ट्रिक लगा दिया है, तब उसका कैपेसिटेंस इस तरह से दिया जाएगा। ये सेकंड केस है। अब थर्ड केस में बोल रहा है कि इस तरह से अरेंजमेंट किया है कि जो एरिया है प्लेट्स का, ठीक है ना,
सभी जो पैरेलल प्लेट है इनका एरिया अलग अलग है, ठीक है। तीसरा केस क्या बोल रहा है, थर्ड क्या है, एरिया ऑफ प्लेट A1 A2 AN, ऐसे प्लेट लगी हुई है A1 A2 A3 ऐसी, ठीक है। तब जो कैपेसिटेंस होगा वो होगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0, D नीचे था और यहाँ पर AK था तो A1 K1 प्लस A2 K2 प्लस 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 AN KN, ठीक है। उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक भी अलग अलग होंगे तो उनका भी हम अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लेके चलते K1 K2, तो ये होगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पर A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू AN ये लेके चला इज इक्वल टू A कंसीडर कर लो। मतलब क्या हुआ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उनके बीच में अलग अलग है लेकिन एरिया सेम है। जैसे बहुत सारी प्लेट्स है ना, ये कैपेसिटर फिर यहाँ पे ऐसे है, ऐसे ये कैपेसिटर हो गया, ये कैपेसिटर फॉर्म करेगा, ये कैपेसिटर इस तरह से, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक अलग अलग है लेकिन इनका जो प्लेट्स का एरिया सेम है, तो क्या हो जाएगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0, A भी कॉमन निकल जाएगा अपॉन T और ये हो जाएगा K1 K2 प्लस 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 KN। ये सब कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, देखते हैं न्यूमेरिकल इसमें के है क्या, तब अपने को ये और समझ में आएगा। अब एक चीज़ है, ये बोला है यदि ये कैपेसिटेंस के बीच में कोई कंडक्टिंग मटेरियल है, ये जो डाइलेक्ट्रिक लगाते हैं ये डाइलेक्ट्रिक ना होकर कोई कंडक्टिंग, क्योंकि ये कंडक्टर हमने कंसीडर किया कि दोनों प्लेट कंडक्टर होती है। ये बोल रहा है कि ये जो बीच में हम डाइलेक्ट्रिक रखते हैं उसकी जगह भी हमने यदि कंडक्टर कोई रख दिया, मतलब कोई मेटल रख दिया, ठीक है, तब क्या होगा। अब ये सब एन सिस्टम वाला हटाओ, सिर्फ ये वाला फॉर्मूला लेके चलो। ये एक ही कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, बस जो बीच में मटेरियल है उसकी बात कर रहे हैं कि वो यदि मेटल हो या कंडक्टर हो तो क्या होगा। तो कंडक्टर के लिए K इज इक्वल टू होता है इन्फिनिटी, ठीक है। तो C मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इन्फिनिटी मेटल के लिए, कंडक्टर के लिए। तो A एप्सिलॉन 0 D माइनस T, अब ये T, तो एक काम करते हैं ना अपन, इसको क्या करेंगे, D माइनस T कॉमन निकालो तो क्या बच जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन K, ठीक है, 1 माइनस 1 अपॉन K। तो क्या निकल जाएगा, ये 1 बाय K, मतलब K की वैल्यू पुट किया इन्फिनिटी तो ये होता है 0। तो A एप्सिलॉन 0 D माइनस अंदर 1 बचा तो T इंटू 1 T, तो ये D माइनस T। तो इतना होगा कैपेसिटेंस यदि हमने ये डाइलेक्ट्रिक की जगह कोई कंडक्टर यूज़ किया। कंडक्टर बोलो या मेटल भी यदि वर्ड आता है ना तो आपको कंडक्टर ही कंसीडर करना है, ठीक है, तब उसका कैपेसिटेंस इतना होगा। समझ में आया। तो ये जो चीज़ थी कि विथ डाइलेक्ट्रिक हमारा कैपेसिटेंस कितना होगा ये हमने यहाँ पर देख लिया। अब ये है इसके जो केसेस है आपके 4 जो हमने देखा है, इसको भी आपको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इस पे बेस्ड ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं और न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं, ठीक है। अब जो लास्टली एक आपका टॉपिक बच जाता है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, मतलब हमको कैपेसिटर की एनर्जी फाइंड करना है। हमने बात तो की थी कि कैपेसिटर क्या होते हैं, चार्ज को होल्ड करते हैं। चार्ज मतलब वही एनर्जी, अल्टीमेटली हम यही बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को होल्ड करते हैं। लेकिन हमने अभी तक कि वो कितनी एनर्जी होल्ड करते यही नहीं निकाला है, तो वो ही अब हम निकाल रहे हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी
stored in capacitor। ठीक है, तो देखो हम जैसे ये प्लेट लेते हैं, ठीक है, ऐसी प्लेट रहती है, मतलब ऐसी ऐसी रखी हुई। देखो अभी हमको क्या देखना है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ठीक है। तो इसके लिए हमने ऐसी दो प्लेट, हमेशा हमने पढ़ा है कि ऐसी दो प्लेट होती है, तो एक साइड प्लस चार्ज होते हैं, एक साइड माइनस चार्ज। अब क्या बोलते हैं हम, एनर्जी जब भी हम निकालते तो हमको वर्क डन निकालना है। अब यहाँ वर्क डन मतलब कैसा वर्क डन होगा, क्या वर्क डन होगा, तो मतलब जब हम यहाँ पे प्लस चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है और यहाँ पर इंड्यूस्ड हम नेगेटिव चार्ज बोलते हैं, मतलब यहाँ से कुछ चार्ज यहाँ पर प्रोड्यूस होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक ले जाना है मुझे, इस प्लेट का नेगेटिव चार्ज मेरे को यहाँ पर ले जाना है। यदि मैं ऐसे बोलती हूँ तो मुझे वर्क करना पड़ेगा। कैसे वर्क करना पड़ेगा, जैसे मैंने ये पॉजिटिव चार्ज में से, मतलब इस प्लेट में से नेगेटिव मैंने यहाँ लेके गई, तो अभी तो यहाँ कुछ भी नहीं था, तो मुझे कोई वर्क नहीं करना पड़ा, इसके लिए मेरे को ज़ीरो वर्क करना पड़ा, कुछ वर्क नहीं करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है जो अपोज करे मुझे वहाँ ले जाने के लिए। लेकिन अब यहाँ नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो गया। अब मुझे यहाँ से, इस चार्ज से मेरे को एक चार्ज निकालना है नेगेटिव, और मुझे यहाँ लेके जाना है, तो मैं इजीली नहीं ला पाऊंगी। क्यों? क्योंकि इसका पोटेंशियल इस पर वर्क करेगा। ठीक है, मैंने ये चार्ज डी क्यू लेके गई यहाँ पे, हाँ डी क्यू माइनस है, छोटा कोई चार्ज लेके गई वो यहाँ पर, जिसकी वजह से यह नेगेटिव चार्ज आया। ठीक है, तो इसके लिए कुछ वर्क नहीं करना पड़ा, पर इसको यहाँ ले जाने के लिए वर्क करना पड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑलरेडी माइनस है, तो वो इसका अपोज करेगा। ठीक है, और ये भी क्योंकि यहाँ पर ये प्लस है, प्लस माइनस को चिपका के रखता है, अट्रैक्ट होता है, तो उसमें से उनको खींचने के लिए, इसमें से ये चार्ज निकालने के लिए तो वर्क करना पड़ेगा ना, मतलब यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अपोजिट वर्क करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे फोर्स ऑफ रिपल्सन के लिए वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन दोनों के अपोजिट यहाँ वर्क करना पड़ेगा। अब मैं जब तीसरा चार्ज यहाँ, तो उसके आगे ठीक है, तो अब मुझे ये चार्ज को भी यहाँ लेके जाने के लिए वर्क करना पड़ेगा, और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ दो दो चार्ज है जो अपोज करेंगे, और यहाँ से निकालने के लिए तो उतना वर्क करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ से इधर चार्जेस जो प्रोड्यूस होते हैं उसके लिए वर्क करना पड़ता है। तो यही जो वर्क डन निकालेंगे ना, वो ही इसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर रहता है। आई बात समझ में? तो यही वर्क डन निकालना है हमको। जैसे स्टार्टिंग में जब हम टाइम बीइंग निकालेंगे इसको, स्टार्टिंग में जैसे हम t ज़ीरो था स्टार्ट करते जब, तो हम टाइम क्या लेते हैं, ज़ीरो, तब यहाँ पर वर्क डन क्या रहेगा, मतलब चार्ज भी यहाँ पर क्या रहेगा, मैंने कुछ नहीं ले ली, तो चार्ज क्या रहेगा, ज़ीरो। ठीक है, फिर मैंने t का कुछ टाइम लिया, कुछ टाइम मतलब t इज इक्वल टू टी ले लो, या कुछ dt ले लेते हैं टाइम, थोड़ा टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने q इज इक्वल टू यहाँ चार्जेस डी क्यू या स्मॉल q, ये भी ले सकते हो, या डी क्यू, ऐसा इतने चार्ज यहाँ पर आ गए। फिर मैंने टाइम को बहुत देर, लॉन्ग टाइम तक मैं ये काम कर रही हूँ, लॉन्ग टाइम तक ये मैं काम कर रही हूँ, मतलब टाइम भी मैं ले लेती हूँ इन्फिनिटी, जिसको मैं नहीं काउंट कर रही कितना टाइम तक देखा। तो यहाँ पर चार्ज भी क्या आ जाएगा, बहुत सारा, मतलब मैक्सिमम इतने चार्ज आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग यहाँ पे चार्ज बढ़ते जाएंगे।
ठीक है, तो ये जो है ठीक है, तो अब हम इंस्टेंट टाइम में पहले हम निकालते हैं कि हमने कितना वर्क किया, क्योंकि यहाँ पर नहीं निकालेंगे t इज इक्वल टू 0 तो यहाँ पर कोई वर्क ही नहीं हुआ। q इज इक्वल टू 0 था तो w इज इक्वल टू क्या होता है v इंटू q, तो ये हो गया 0। ठीक है, तो वर्क डन आ गया 0। लेकिन ये जो टाइम, अब हमको यहाँ पूरा हम इन्फिनिटी पे पहुँच गए तो ये भी नहीं लेते, क्या ले लेते हैं हम बीच का टाइम ले लेते हैं और बीच का उसका चार्ज ले लेते। तो हम यहाँ चार्ज भी स्मॉल डी क्यू ना लेके ये क्यू ले लेते, स्मॉल चार्ज। ठीक है, थोड़ा सा चार्ज लिया, तो इस तरह से ये वाला टाइम स्लॉट के लिए हम निकालते हैं। तो कैपेसिटेंस इस समय पर क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, क्योंकि उस समय भी जो पोटेंशियल देंगे वो तो रहेगा ही, पोटेंशियल जो प्रोड्यूस होगा वो V। ठीक है, तो V इज इक्वल टू क्या आ गया, Q अपॉन C। तो वर्क डन, तो अब ये स्मॉल चार्ज की बात कर रहे हैं, तो हम स्मॉल चार्ज की बात कर रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा dW इज इक्वल टू, ठीक है, जो हम पोटेंशियल दे रहे हैं वो तो उतना ही दे रहे हैं तो ये कांस्टेंट रहेगा V, और जो चार्ज है वो हम क्या ले लेते हैं dQ, मतलब किसके रिस्पेक्ट में हम पोटेंशियल ले रहे हैं, क्या चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, चार्ज। पोटेंशियल से क्या चेंज हो रहा है, चार्ज। पहले 1 2 3 4 फिर ऐसे चार्ज बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में हम ये वर्क डन निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ लिख रहे हैं dQ। ठीक है, तो अब ये जो V की वैल्यू है वो ये है Q अपॉन C। अब हमको पूरा चार्ज निकालना है, मतलब जो टाइम में कहाँ से कहाँ तक, जब 0 था तब और ये मैक्सिमम था तब तक चार्ज हमको निकालना है कि उतना चार्ज करते तक हमको कितना वर्क यहाँ करना पड़ा। ठीक है, तो क्या निकालेंगे, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dW, कितना, जब हम चार्ज को 0 से Q तक लाए तब तक हमको कितना वर्क करना पड़ा, तो ये Q अपॉन C dQ। समझ में आया, ये समझ में आया, ये जो समझाया था मैंने, 0 चार्ज था पहले, फिर हमने इतना सारा चार्ज जो मतलब मैक्सिमम हमने लिया Q, कैपिटल Q। ठीक है, तो 0 से हमने कहाँ तक चार्ज बढ़ाया, Q तक, तो तब तक मुझे कितना वर्क करना पड़ा, ये जो है वो हम यहाँ से ऐसे निकालेंगे। ठीक है, तो अब ये बस इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे C कांस्टेंट है 1/c, Q dQ तो सिर्फ Q का निकलेगा इंटीग्रेशन, तो Q का क्या हो जाएगा, Q²/2, और ये जो लिमिट है 0 to Q ये लग जाएगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू 1/c, यहाँ पर पुट करें तो पहले अपर लिमिट, और ये तो 0 है तो कोई मीनिंग ही नहीं, तो क्या आ जाएगा Q²/2, तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 Q²/c। ये हो गया वर्क डन, और ये जो वर्क डन है ये ही इसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड रहता है। ठीक है, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर रहता है। अब देखो ये ऐसा आया, अब मैं इसको थोड़ा सा, ये जो वर्क डन है ये ही एनर्जी के फॉर्म में रहता है, तो U इज इक्वल टू 1/2 Q²/c। अब इसको अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि V इज इक्वल टू होता है C इज इक्वल टू Q/V। ठीक है, तो यहाँ पर Q इज इक्वल टू CV भी रख लो, Q इज इक्वल टू CV रख लो, तो U इज इक्वल टू क्या आएगा 1/2, Q का स्क्वायर है तो C² V²/c, ये C कैंसिल, तो U इज इक्वल टू 1/2 CV²।
अब ये थोड़ा एनर्जी जो है 1/2 CV², थोड़ा काइनेटिक एनर्जी जैसी लग रही है, तो ये इजीली याद रह सकता है। ठीक है, फिर और यदि V के फॉर्म में लिखना है, V के फॉर्म में लिखना है, तो ये और क्या लिख सकते हैं, U = V नहीं, Q और V के फॉर्म में लिखना है, तो C = Q/V यहाँ पुट कर दो, 1/2 Q²। ठीक है, C की जगह अपन पुट करते Q/V, Q से एक Q कैंसिल, V ऊपर चला जाएगा, तो 1/2 QV। ये भी एक है, ये एक फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है, और एक फॉर्मूला ये है। 3 टाइप से इसके फॉर्मूले बनते हैं स्टोर्ड एनर्जी के। इस पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल भी होते हैं, और इस पे बेस्ड ऑब्जेक्टिव भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, किस तरह से एनर्जी डिपेंड करती है, किससे इंडिपेंडेंट होती है, ये सारी चीज़ें। ठीक, तो ये वाले डेरिवेशन के साथ ये वाला चैप्टर होता है कंप्लीट। अब अपने पास बच जाता है एक्सरसाइज। ठीक है, तो अब अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, अगले क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज। जब तक के लिए बाय बाय। ओके, हैव अ नाइस डे।